बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा काफ़ी इसके अंदर टाइटल ऑफ अकाउंट जो थे ना वो काफ़ी जो है ना दिए हुए हैं, हालांकि 22 हैं। उस 22 के अंदर ये तीन जो हैं, एडवांस फ्रॉम सप्लायर, एडवांस फ्रॉम और एडवांस टू सप्लायर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर और अनकलेक्टेबल। तो मैं आई वाज जस्ट थिंकिंग कि कोई मसला नहीं है, ये तो सारी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन जब मैंने ये तीन अकाउंट देखे तो मुझे नहीं लगता कि हम दूसरा सवाल इसमें कर पाएंगे इस लेक्चर के अंदर। हम 9 को देखते हैं। चीज़ें आपकी सब दी हुई हैं, ये इट्स सॉल्व। हम सिर्फ जो है ना इसको डिस्कस कर रहे हैं, और आपके सामने जब ये चीज़ कोई टीचर बना रहा होता है तो इवन दो इट इज़ सॉल्व, लेकिन बच्चों की समझ में प्रॉपर फिर आना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसको इस तरह से लिखते हैं। तो हमने पूरे जो है ना जो सवाल के अंदर था सारे टाइटल ऑफ अकाउंट हमने लिख लिए टू सेव अवर टाइम, सही है। और उसके बाद अब जो है हम जो कैश की, अकाउंट रिसीवेबल की, और जितने जो है अकाउंट हेड हैं उसके जो बैलेंसेस हैं उसको हम पुट करते जाएंगे और डिस्कस करते चले जाएंगे। ठीक है, तीन चीज़ों को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, ये टोटली न्यू है। अच्छा जी, अब हम कैश की तरफ आते हैं। कैश का बैलेंस दिया हुआ है 6000। बहुत ही ये अब आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। कैश का डेबिट बैलेंस होता है हमेशा, और डेबिट बैलेंस होता है, यानी कि डेबिट साइड बड़ी होती है, लेकिन इक्वल करने के लिए ये डेबिट बैलेंस जो है क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है, तो लेजर अकाउंट इक्वल होता है। ये समझ में रखिएगा। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट बैलेंस होता है, जस्ट सिमिलर टू कैरी योर कैश अकाउंट, ठीक है। सप्लाईज ऑन हैंड, जैसे हम पीछे देखते आ रहे हैं कि ऑफिस सप्लाईज, ठीक है। तो खाली ऑफिस सप्लाईज आप लिख दें, वो भी एसेट होता है। सप्लाईज ऑन हैंड ये भी एक्सपेंस होता है, लेकिन सप्लाईज ऑन हैंड का मतलब ये होता है कि सप्लाईज जितनी आपने ख़रीदी थी, मिसाल के तौर पर 5000 रुपये की आपने सप्लाईज ख़रीदी थी। सप्लाईज कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। छोटे मोटे आइटम जो आप ख़रीद के रखते हैं घरों में भी, जैसे छोटे मोटे आइटम आप खरीद हर महीने की पहली तारीख को जो है ना आपके पास सामान ख़रीद के लेके आते हैं, वो स्टॉक रखा हुआ होता है, दैट इज़ योर होम सप्लाईज, ठीक है। जिसमें हर चीज़ होती है, सही है। किचन का तकरीबन हर आइटम होता है आपके पास। इसी तरीके से ऑफिस के भी जो है ना माहाना जो है जो भी चीज़ें आइटम रिक्वायर्ड होती हैं तो वो ख़रीद के एक साथ रख लेते हैं। अब 5000 रुपये की जो है ना आपने ख़रीद के रखी, तो उसको डेबिट कर दिया ऑफिस सप्लाईज के अंदर, एक्सपेंस जो हम देखते चले आ रहे हैं, या खाली सप्लाईज हमने लिख दी, ठीक है। अब महीने का आखिर के अंदर जो है हमने हिसाब लगाया कि यार 5000 की खरीदी थी, कितने की बाकी रह गई हैं। उन्होंने कहा 2000 रुपये की सप्लाईज अभी हमारे हाथ में पड़ी हुई हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सप्लाईज ऑन हैंड या इन हैंड, ठीक है। अच्छा जी, ओके। सप्लाईज ऑन हैंड 12000 रुपये। अच्छा, अब आया है एडवांस टू सप्लायर। यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है एडवांस टू सप्लायर। सप्लायर मीन्स जो कि आपको आइटम से प्रोवाइड करता है, सही है। यानी वो शख्स, दैट पर्सन फ्रॉम विच वी परचेज गुड्स। वो आदमी, कौन सा आदमी जिससे हम परचेज करते हैं, ठीक है, ये सप्लायर हो जाता है आपके पास। यानी आप गए मार्केट के अंदर,
आपने जो है कहा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आइटम चाहिए, उसने कहा कि मैं मंगवा के दूंगा लेकिन मुझे आप एडवांस में दे दीजिए। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है अब तो। मैं लाहौर से मंगवा दूंगा, मैं पेशावर से मंगवा दूंगा, या मैं किसी और कंट्री से मंगवा दूंगा, मंगवा के आपको दूंगा, आप मुझे जो है 75% जो है एडवांस मुझे दीजिए। तो जब हम एडवांस देते हैं तो हमारे पास से क्या होता है, कैश क्रेडिट हो जाता है, सही है, कैश चला जाता है, सही है, ये पेमेंट हो रही है, पेमेंट हो रही है, किसको हो रही है, ये पेमेंट हो रही है सप्लायर को, ये पेमेंट कर रहे हैं आप सप्लायर को, एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं। अभी सप्लायर ने गुड्स नहीं दिए आपको, तो आप परचेजिस को डेबिट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते आप, ठीक है, क्योंकि अभी तो गुड्स आपके पास आई नहीं है, हो सकता है 15 दिन बाद आए, हो सकता है 1 महीने के बाद आए, ठीक है। या मिसाल के तौर पर गाड़ियों का मिसाल है आपके पास, आप गाड़ियों की जो है ना फुल पेमेंट आपसे ले लेती हैं, गाड़ियां जो कार मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो फुल पेमेंट आपसे ले लेती हैं गाड़ियों की, तो वो अपने पास सेल थोड़ी रिकॉर्ड करती हैं, सही है, ये सेल नहीं है ना, इस टाइप की जो है ना ये परचेज, यानी कि मैं अगर गाड़ी वाले को दे रहा हूँ कि मुझे गाड़ी जो है ना आप दीजिए, ठीक है, तो कार मैन्युफैक्चरर जो है ना मुझसे ये कहता है कि मैं आपको 10 महीने 8 महीने के बाद आपको गाड़ी दूंगा, तो ये जो मैंने पेमेंट की है ये कहाँ गई, मैं क्या परचेजेस रिकॉर्ड करूंगा, या क्या गाड़ी में रिकॉर्ड करूंगा, हैं, क्या गाड़ी रिकॉर्ड करूंगा, नहीं, मेरे पास तो आया ही नहीं है आइटम, मेरे पास तो 7 8 9 महीने के बाद, या कुछ बड़ी कंपनियां हैं वो तो 1 1 साल के बाद गाड़ियां देती हैं मुझे, मेरे पास तो नहीं आएगा, तो ये पेमेंट मैं कहाँ रिकॉर्ड करूं, मेरे पास तो पैसा चला गया, ये पेमेंट मैं रिकॉर्ड करूंगा, ये मैंने एडवांस दिया है, ठीक है, ये मैंने एडवांस दिया है, इस एडवांस को रिकॉर्ड करना है, राइट। तो ये जो एडवांस मैंने दिया है ये किसको दिया है, टू सप्लायर को दिया, यानी कि सप्लायर कौन है, जो आपको कोई सी भी गुड्स जो आपको देगा, तमाम सप्लायर हैं, एवरी बॉडी सप्लायर, सही है, आपकी जो है बिजनेस में। तो ये चीज जो है आपने जो पेमेंट की है, जो कैश आपके पास से जा रहा है, ठीक है, इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इसको आप रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पे, किसकी, एडवांस की, कि ये आपने सप्लायर को एडवांस दिया है, ठीक है। ये सप्लायर से अगर सप्लाई गुड्स नहीं देगा तो आप लीगली जो है राइट है कि आप उसको सू करें और उससे अपनी रकम वापस लें। पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान से बाहर, ठीक है। तो तो हम क्या करते हैं, एडवांस टू सप्लायर को हम डेबिट कर देते हैं, ठीक है, और हम कैश या अपने बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। तो ये चीज जो है ये तो चला गया हमारे पास से, कैश तो चला गया, बैंक का बैलेंस कम हो गया, कैश इन हैंड कम हो गया, ठीक है। लेकिन जब तक गुड्स मेरे जो मिलेंगे नहीं, ये हम शो करते रहेंगे कि भाई मैंने इस पार्टी को पैसा दिया है और ये रिसीवेबल है, ये पैसा रिसीवेबल है, यानी कि अगर हम इसे अकाउंट रिसीवेबल हम लिख नहीं सकते एक्चुअली, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल एक अलग टाइटल है जो कि सिर्फ और सिर्फ जब आप सेल करते हैं, जब आप अपनी गुड्स अपने कस्टमर को देते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल का टाइटल आप इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आप सेल नहीं कर रहे, ठीक है, आप गुड्स नहीं बेच रहे, बल्कि आप किसी पार्टी को एडवांस दे रहे हैं, ये लोन भी नहीं है, सही है। गुड्स के अगेंस्ट जो वो फ्यूचर में गुड्स आपको देगा, तो ये जो है उसके अगेंस्ट आपने एडवांस जो है दिया है। जब आपको गुड्स मिल जाएगी, ये आगे की बता रहा हूं, जब आपको गुड्स मिल जाएंगी
तो आप क्या करेंगे, आपने या तो परचेजिस को डेबिट कर देंगे, और यानी कि कोई भी जो है आपके पास एसेट्स होगा उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, उसको डेबिट कर देंगे, और सप्लायर के अकाउंट को एडवांस टू, सप्लायर को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। जब आपके पास गुड्स मिल गई, या आपको कोई भी एसेट के अगेंस्ट आपने जो एडवांस दिया हुआ था जब वो मिल गया, तो इसको ख़त्म कर देंगे। ये डेबिट किया हुआ था, इसको क्रेडिट दे देंगे, ये नील हो गया, लेजर में कुछ बचा ही नहीं। आपने 5 लाख से जो है ना एडवांस दिया था, 5 लाख जो है ना डेबिट किया हुआ था एडवांस टू सप्लायर। जब आपको कोई जो भी जिस आइटम के अगेंस्ट में आपने एडवांस दिया हुआ था, जब आपको आइटम मिल गया, तो वो उस आइटम को आप डेबिट कर देंगे, यहाँ पे डेबिट कर देंगे। और जो एडवांस था, अब तो एडवांस रहा नहीं, वो तो अपनी जो भी उसकी जिम्मेदारी थी उसने दे दिया आपको, तो इसको यहाँ पे क्रेडिट दे देंगे, तो आपका लेजर नील हो गया। सही है। और लेजर में बैलेंस उस वक्त तक पड़ा रहेगा जब तक जिस चीज़ के लिए आपने एडवांस दिया है वो आपको मिल नहीं जाती। होप समझ गया हो गया। तो एडवांस टू सप्लायर है 18,000 रुपये, 18,000 रुपये। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, जब भी आप चीज़ें खरीदते हैं तो आपके पास दो चॉइस होते हैं, या तो मर्चेंडाइज में आप डेबिट कर दें, ठीक है, या आप जो है परचेजिस में डेबिट कर दें। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप मर्चेंडाइज में डेबिट एक्चुअली नहीं करता, आप परचेजिस में डालते हैं। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कोई चीज़ या प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फिर जो भी आइटम आप खरीदते हैं, यानी गुड्स, जो भी आइटम्स आप खरीदते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोड्यूसिंग के लिए, तो फिर उसको मर्चेंडाइज में आप डेबिट करते हैं। सिंपल जो है ना, जब वो मर्चेंडाइज इस्तेमाल हो जाती हैं तो वो नीचे एक्सपेंस में आ जाती हैं। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आपका जो है एसेट है, जो आप याद करेंगे जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ना हल किए थे, पता नहीं 5 6 7 सवाल किए थे। तो हम जब भी मर्चेंडाइज खरीदते थे तो हम परचेजिस में नहीं डालते थे, बल्कि एज एन एसेट रिकॉर्ड करते थे उसके अंदर। लैंड बिल्डिंग आपका एसेट है, ऐसे ये हो गया लैंड बिल्डिंग। 2 लाख। इक्विपमेंट 72,000 रुपये, ये भी एसेट है डेबिट साइड पे। अकाउंट पेबल आपका क्रेडिट है, लायबिलिटी है, ऑलवेज क्रेडिट होती है आपके पास, तो आपने ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे लिख दी। एक्रूड एक्सपेंस, एक्रूड एक्सपेंस अगर आप जो मेरे बेसिक अकाउंटिंग लेक्चर हैं जिसमें हमने टर्म्स को डिस्कस किया है, तो एक जगह पे जो है ना, पता नहीं कौन सा लेक्चर है, कितने लेक्चर बने हैं उसके मुझे याद भी नहीं, 14 15, पता नहीं 16 17 हैं कितने। तो उसमें आप एक्रूड एक्सपेंसेस का देखिए, वहाँ पे जो है कि उसको जो है ना PDF को डाउनलोड करके उसको ज़रूर सुनिए और उसको पढ़िए। सही है। एक्रूड का लफ्ज़ जो है दोनों उसके अंदर इस्तेमाल होता है, यानी कि वो एक्सपेंसेस, एक्रूड एक्सपेंसेस भी होते हैं और एक्रूड इनकम भी होती है। ठीक है। तो ये जो लफ्ज़ है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, एक्रूड का जो लफ्ज़ जो है। अब अगर ये एक्सपेंस लिखा जाता है, यस, ACC एक्रूड एक्सपेंस, ठीक है। एक्रूड का लफ्ज अगर एक्सपेंस के साथ आया है तो इसका मतलब है पेएबल, राइट, एक्सपेंस पेएबल। अगर एक्सपेंस के साथ लफ्ज ये आया है, और एक्रूड का लफ्ज किसके साथ आया है, इनकम के साथ आया है, ठीक है।
तो ये एक्रूड का लफ्ज हो जाएगा रिसीवेबल। यानी इनकम के साथ अगर एक्रूड का लफ्ज आएगा, एक्रूड इनकम, एक्रूड कमीशन, एक्रूड और भी डिस्काउंट है, कोई सी भी जो है ना इनकम के साथ अगर एक्रूड का लफ्ज होगा तो इट मीन्स ये रिसीवेबल है, इसका मतलब। और अगर एक्सपेंस के साथ आएगा इट मीन्स पेएबल है। तो एक्सपेंस पेएबल, इस एक्रूड का लफ्ज हो गया, ये जो एक्सपेंस यहाँ पे एक्रूड एक्सपेंस का लफ्ज आया है, इसका मतलब ये हो गया कि ये एक्सपेंस पेएबल है और 20,000 रुपये आपको ये क्रेडिट में आएगा, लायबिलिटी है, देना है। बैंक ओवरड्राफ्ट, अब यहाँ पे जो है बैंक ओवरड्राफ्ट जो है आपका इन्होंने लिखा है। अब बैंक ओवरड्राफ्ट इसमें काफ़ी जो है ना 4-5 बल्कि लफ्ज़ हैं, जो कि एक ये भी है और दिस वन ऑल्सो। बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, जिसे हम बैंक ओडी भी कहते हैं। ओवरड्राफ्ट जो होता है ये होता है शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी। इट इज नॉट लोन, ये फैसिलिटी होती है, इट्स नॉट लोन, ये फैसिलिटी होती है जो आपको जो है दी जाती है, ठीक है। अच्छा जी, ठीक, ये फैसिलिटी होती है। लोन का मतलब तो ये होता है कि अगर यहाँ पे बैंक लोन लिख दिया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि बैंक ने आपको 5 लाख 10 लाख जो है ना लोन दे दिया, आपके अकाउंट में वो पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन ओडी फैसिलिटी होती है कि मिसाल के तौर पर आपको 5 लाख रुपए की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक ने दे रखी है। इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म होती है। हो सकता है कि आज आपको ज़रूरत है, आपने जो है 5 लाख रुपए, 5 लाख आपकी ओडी फैसिलिटी है, ठीक है, 5 लाख रुपए आपकी ओडी है, ठीक है, ओडी फैसिलिटी है, ओडी फैसिलिटी है आपकी। इसमें से आपको जो है ना आज मुझे पेमेंट करनी है फ़ौरन ही जो है ना, तो मैंने जो है इसमें से 4 लाख रुपए पेमेंट कर दी। ये जो फैसिलिटी थी ये मैंने अवेल कर ली 4 लाख की, सही है। उसके बाद कल जो है मेरे पास पैसे आए, अब कितनी, ये जो फैसिलिटी है इट इज ओनली फैसिलिटी, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में ये 5 लाख नहीं लिखा जाएगा, ये याद रखना। बस 5 लाख की फैसिलिटी है मुझे, ये बैंक ने कहा है कि जब आपको जरूरत हो आप जो है 5 लाख तक जो है पेमेंट कर सकते हैं, राइट। तो ये मैंने 4 लाख की पेमेंट की, तो ओडी कितनी हुई, यानी कि शॉर्ट टर्म ये वेरी शॉर्ट टर्म लोन होते हैं। मैं तो वेरी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये डेली की बुनियाद पे ऊपर नीचे अमाउंट हो रही होती है। तो ये जो हो गया 4 लाख रुपए, यानी कि आज की डेट में मैंने जो पेमेंट की तो ओडी हो गई 4 लाख रुपए, फैसिलिटी 5 लाख है डॉक्यूमेंट के अंदर। फिजिकली बैंक ने आपको पैसा नहीं देगा, ये याद रखिएगा। लोन के में जब भी लोन लिया जाता है तो फिजिकली पैसा जो है आपके अकाउंट में आ जाता है, और फिर उसके जो है ना बैलेंस के ऊपर जितना भी आपके पास बैलेंस होगा वो उस पर इंटरेस्ट लगता रहता है, या सूद लगता रहता है, या मार्कअप लगता रहता है। लेकिन यहाँ पे जो है ओडी फैसिलिटी में ये होती है कि जितना जब आप लेंगे उसी अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट या मार्कअप देना पड़ता है, बाकी ये नहीं कि 5 लाख पे आप दे रहे हैं। तो अब नेक्स्ट डे आपने 3 लाख रुपए जमा करा दिए, ठीक है, ये आपने क्या कर दिया, डिपॉजिट, सही है। यहां
आज जो है इतना ओडी थी, और क्या हुई, जब आपने ये डिपॉजिट कराया तो ओडी कितनी रह गई आपकी, 3 लाख इसमें से माइनस हो गए, सही है। इसमें से ओडी में 3 लाख रुपए आपने माइनस कर दिए, अब जो ओडी रह गई 1 लाख रुपए की रह गई। इसका ये फायदा होता है कि रोजाना की बुनियाद पे ये ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है। अब आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो इस 1 लाख पे देना पड़ेगा, नॉट इसके ऊपर नहीं देना पड़ेगा ना, इसके ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं देना होता, इंटरेस्ट काटू नहीं, इस पे तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। ये तो एक सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन है कि आपको हम फैसिलिटी देंगे, समझ गए। तो होप, क्योंकि आगे और इसको मजीद जब सवालात आएंगे तो इसको देखेंगे। ओडी है 40,000 की, ओडी है 40,000 की, यार बस थक गए। अच्छा जी, अब आगे जो लफ्ज आता है वो एडवांस फ्रॉम कस्टमर का आता है। अब ये जो एडवांस फ्रॉम कस्टमर है, जो हमने एडवांस टू सप्लायर हमने देखा था, ठीक है, वो जो है, ये जो मैं यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखता हूँ तो ये अपने पास नोट डाउन कर लिया करो वर्किंग के तौर पर, क्योंकि अभी आप लोग इतने अभी वेरी लर्निंग स्टेज है, तो आप ये लिख लोगे तो आसानी होगी। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर यानी कि कस्टमर ने, ये खरीदार है, ये खरीदार है किसका, हमारी गुड्स का, सही है। कस्टमर किसका, ऑफ आवर गुड्स या सर्विसेज, यानी जो हम गुड्स बेचते हैं या सर्विसेज देते हैं उसका ये खरीदार है, राइट। तो यानी कि ये जब भी चीज खरीदता है तो हमारी सेल्स या रेवेन्यू इंक्रीज होता है, रेवेन्यू जो इंक्रीज होता है वो इस कस्टमर की वजह से होता है, ठीक है। अब इस कस्टमर ने आपको पैसा दिया, यानी कि वी रिसीव्ड कैश फ्रॉम कस्टमर, हमारे पास हमारे कस्टमर ने हमको पैसा दिया, किसके लिए, कि भाई अगले महीने जो है ना मुझे जो है आपकी ये प्रोडक्ट जो है ना 100 पीसेस चाहिए, 100 यूनिट चाहिए, या आपने अगले महीने मेरे ये जो है ना अपनी सर्विसेज देनी है, कुछ भी हो सकती हैं सर्विसेज, वो आपने देनी है, इसका ये एडवांस ले लें। जब ये कैश मिलता है तो मेरे पास कैश क्या होता है, डेबिट हो जाता है। अब ये जो कैश मिला है ये किसके मिला है, ये अगेंस्ट सेल या सर्विसेज, अगेंस्ट सेल या सर्विसेज मुझे ये पैसा मिला है, कस्टमर ने दिया है। तो क्या मैं सेल या सर्विसेज को क्रेडिट दे सकता हूं, क्योंकि सेल या सर्विस को क्रेडिट दे सकता हूं, नहीं दे सकता, क्योंकि अभी तक तो मैंने गुड्स उसको प्रोवाइड ही नहीं दी, मैंने दी ही नहीं, मैंने सर्विसेज ही नहीं दी, मैंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि ये परफॉर्मेंस जो होगी ये तो अगले जो है महीने के लिए है या 2 महीने बाद मुझे करनी है, ठीक है। तो ये जो पैसा मुझे मिला है ये मेरे ऊपर लायबिलिटी है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये चीजें उस पार्टी को देनी है और वो मुझे पैसा दे चुका है, तो इस सेल्स और सर्विस मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। इसके लिए मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करता हूं कि मुझे एडवांस दिया किसने, मेरे कस्टमर्स ने ये मुझे एडवांस दिया है, किस काम के लिए, जो कि इन फ्यूचर मुझे काम करके देना है अपने कस्टमर को, ठीक है। तो ये मेरे ऊपर
जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर लायबिलिटी है। सही है कि अगर मैं वो इस पैसे के अगेंस्ट ये सर्विसेज नहीं देता हूं, ठीक है, तो मुझे रिटर्न करना पड़ेगा ये एडवांस इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस। नॉन कंप्लायंस का मतलब है कि अगर मैंने ये परफॉर्मेंस नहीं दी जिसके अगेंस्ट, जो सेल का या सर्विसेज के अगेंस्ट उसने मुझे पैसा दिया है, अगर उस मैंने ये नॉन कंप्लायंस रहा है तो ये पैसा मुझे वापस करना पड़ेगा पार्टी को। तो इस वजह से ये लायबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड होता है, ये जो भी हमको मिलता है पैसा कस्टमर से। सही है, तो ये हमारी लायबिलिटी होती है। कहाँ गया? अच्छा ये रहा ना यार, थक गया यार। 24,000 रुपये, 24,000 रुपये कैपिटल। भाई ये तो पता ही होगा तुमको, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, बहुत थक गया हूँ। 2,10,000, ठीक है। कैपिटल 2,10,000 का हो गया। सेल्स आपकी रेवेन्यू है, रेवेन्यू क्रेडिट होती है हमेशा, क्रेडिट साइड पे लिख दिया 5 लाख, आई थिंक 20,000 है, देखता हूँ मैं। 5,20,000। सेल डिस्काउंट, सेल डिस्काउंट आप बहुत मेरे दूसरे लेक्चर पर देख लीजिएगा, जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के हैं, BAL। सही है, BAL के नाम रेफरेंस से जो है वो लेक्चर देखिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा PDF फाइल्स को, उसमें देख लीजिएगा सेल डिस्काउंट। अच्छा जी, सेल डिस्काउंट आपका हमेशा डेबिट होता है क्योंकि ये सेल्स की वैल्यू को कम करता है, ये आपने डेबिट कर दिया। उसके बाद परचेजेज आई, परचेजेज 3,60,000 रुपये की परचेजेज जो आपकी एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे उन्होंने लिखा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, और यहाँ पे परचेजेस का भी लिखा है। सही है, तो जो गुड्स आपकी बच जाती हैं इस्तेमाल होने से या बिकने से, तो यहां से गुड्स इधर ट्रांसफर हो जाती हैं। सही है, ये एक सर्किल है, हम इसको डिटेल में बाद में जरा पढ़ेंगे, अभी नहीं ये। लेकिन मैंने ये आपको बता दिया कि गुड्स जितनी भी खरीदारी की उसने, देखिए कि वो परचेजेस में डेबिट करनी थी, और उसके बाद उसने महीने के आखिर में, अगस्त के आखिर में उसने कैलकुलेट किया कि भाई अब कितनी गुड्स मेरे जो पास पड़ी हुई हैं। तो उन्होंने कहा भाई मर्चेंडाइज की जो इन्वेंट्री है 31 अगस्त को 50,000 रुपये पड़ी हुई है। परचेजेस मैंने की थी 3,60,000 रुपये, 3,60,000 मैंने परचेजेस की थी, 3,60,000 पूरी नहीं भी की हैं। सही है, 50,000 रुपये मेरे पास पड़ी हुई अभी। परचेज रिटर्न 12,000 रुपये की आपने रिटर्न कर दी, तो जाहिर है ये तो क्रेडिट साइड होती है आपकी, क्रेडिट पर रिकॉर्ड होता है। परचेज डिस्काउंट आपको मिला है, पार्टी ने आपको, सप्लायर ने परचेज डिस्काउंट दिया है, ये क्रेडिट होता है क्योंकि ये परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, परचेज अलाउंस आपकी परचेजेस की अमाउंट को कम करता है। वेजेस एंड सैलरीज 34,000 रुपये, 34,000 रुपये। सैलरी 62,000 रुपये, और मिसलिनियस तो एक्सपेंस ही, सारे एक्सपेंस आ रहे हैं, एक्सपेंस डेबिट होते हैं, एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत दे दिए। मिसलिनियस कितने, 32,000 रुपये, 32,000 रुपये। कमीशन अर्न, कमीशन अर्न मतलब इनकम है, आपने कमीशन कमाया है, कोई भी आपने सर्विसेज दी थी और आपने कमीशन कमाया है, तो ये इस रेवेन्यू, रेवेन्यू आपका हमेशा क्रेडिट होता है 6,000 रुपये। उसके बाद एडवांस फॉर अनकलेक्टेबल, ये जो है हमें थोड़ा सा, मैं आपको रेफरेंस दूंगा अभी कि ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। डिटेल में आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ते जाएंगे। एक साथ डिटेल दी तो क्या होगा,
वो ओमिट कर दोगे। अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल, अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल, ये क्या होता है? ये बेसिक अकाउंटिंग लेक्चर के अंदर ये डिटेल में बताया हुआ है, उसको ज़रूर सुनना। ये प्रैक्टिकल अब हम यहाँ पे कर रहे हैं। अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल, आप सेल करते हैं, सही है? सेल से आपको दो चीज़ें जनरेट होती हैं, या तो आपको कैश मिलेगा और, ठीक है, पार्टी कस्टमर जो है अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज होगा। दो चीज़ें होती हैं, या तो कैश मिल जाएगा डायरेक्ट, जब कैश मिल गया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, या अकाउंट रिसीवेबल आपका इंक्रीज होगा। अब क्या मसला होता है? ये जो अकाउंट रिसीवेबल आपके पास इंक्रीज हुआ, मिसाल के तौर पर 1,50,000 रुपये, ये नॉर्मल मार्केट की कंडीशन है, यहाँ नहीं पूरी दुनिया के अंदर होती है कि इसका कुछ ना कुछ वो हिसाब किताब रखते हैं कि यार इतना पैसा मुझे नहीं मिलेगा मार्केट से, सही है, मार्केट ख़राब है और ये पार्टियां जो है ना कहीं गड़बड़ करती हैं कोई, तो पहले ही हम हिसाब रखते हैं कि भाई इस अकाउंट रिसीवेबल में से कुछ रकम जो है अनकलेक्टेबल होगी। अनकलेक्टेबल होगी मतलब आप उसको कलेक्ट नहीं कर सकते, कुछ रकम। कितनी रकम? ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 5,000 रुपये। 5,000 रुपये अनकलेक्टेबल होगी, नहीं होगी, सही है? ये इट इज ओनली एजम्पशन है, ये याद रखिएगा। अब एग्जाम्पशन की स्पेलिंग क्या है? ASS मेरे ख्याल में स्पेलिंग के चक्कर में छोड़ें, मतलब एजम्पशन है ये मेरी एक जो मैं काम करता आ रहा हूँ, मार्केट को देखता हुआ आ रहा हूँ, उस मेरे अपने एक्सपीरियंस की बेस पे मैंने ये हिसाब रखा है कि यार मेरा जो है ना 1.5 लाख पे जो है 5,000 जो है ना अनकलेक्टेबल होगा, या इसका जो है हो सकता है कि अनकलेक्टेबल जो है 2% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल हो। अब 2% अकाउंट रिसीवेबल का ये कट गया 3,000, 3,000 हुआ मेरे हाल में, सही है? हमने 3,000 कर दिया अनकलेक्टेबल, या तो हम एक फिक्स अमाउंट हम ले लेते हैं कि 3,000, या हम ये लेते हैं और, ठीक है, या तो हम फिक्स अमाउंट ले लेते हैं, फिक्स अमाउंट, अमूमन फिक्स अमाउंट अनकलेक्टेबल जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम फिक्स अमाउंट नहीं लेते हैं, ठीक है? ये एक प्रैक्टिस है, बल्कि हम हिसाब किताब रखते हैं कि जितना अकाउंट रिसीवेबल होगा उसका 1%, 2%, 1.5%, 3% जो है हम कैलकुलेट करेंगे, और जो भी अमाउंट होगा, सही है, उसको जो है हम ये एज्यूम कर लेंगे, एजम्पशन है हमारी कि वो अनकलेक्टेबल होंगे, ठीक है? ये हमारी एजम्पशन है, हो सकता है ना हो सकता है ज़्यादा हो जाए, हो सकता है कम हो जाए, ठीक है? तो अब मुझे जो है अनकलेक्टेबल, यानी कि अभी कंफर्म नहीं है कि होंगे, ये सिर्फ मैंने एज्यूम किया, कैलकुलेशन की कि आगे के नुकसान से बचने के लिए, क्योंकि जब अनकलेक्टेबल की आप जब एंट्री डालते हैं तो क्या होती है? वो होती है बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल। ये ऑलवेज ये वाली एंट्री होती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल तो दिया है लेकिन बैड डेट नहीं दिया है।
कोई मसला नहीं। हो सकता है अगस्त के महीने में, सही है, कोई बैड डेट ना हो और ये पिछले महीने का बैलेंस चल रहा हो, ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये बैलेंस चलता रहता है और ये जो है उस वक्त होता है जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं, ये अपना लगा रहता है। तो ये हमेशा जो है, इट ऑलवेज जो है ये क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है, ऑलवेज। क्योंकि ये जो कंट्रा है अलाउंस फॉर, ये कंट्रा है किसका? अकाउंट रिसीवेबल का। कंट्रा अकाउंट है, कंट्रा मतलब जो कंट्रा अकाउंट से मुराद ये होती है कि जो आपका एक्चुअल अकाउंट होता है उसको ये, उसके बैलेंस को ये कम कर देता है। जो अकाउंट रिसीवेबल के बैलेंस को ये कम कर देगा, कितने से? 3,000 रुपये से, ठीक है। अब हमने लिखा कि अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस था जनाब कितना? 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया था। और अलाउंस कितने थे? अलाउंस फॉर बैड डेट आपने 3,000 रुपये माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये रह गया 147,000 रुपीज। तो ये नेट आपके पास अकाउंट रिसीवेबल कितना आया? 147,000 रुपीज, क्योंकि ये अलाउंस आपको इसमें से निकालने हैं, कम करने हैं। तो ये बहुत हमने क्वाइट डिटेल में बता दिया आपको। ये 2,000 रुपये हैं, ठीक है, ये 2,000 रुपये। ये अभी और जो है ना, ये इसमें बहुत, ये खाली मेरे ख्याल में मैंने 10% ये बताया, 90% अभी समझना और आगे कि किस तरह से। अब ये सारे हमने बैलेंसेस उतार लिए, इसमें से जो 4-5 जो अहम थे वो हमने आपको बता दिए कि क्या चीज़ है, किस तरीके से हैं, डिटेल में याद रखिएगा। ये ज़रूर जो है ना आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि मिस ना हो। और उसके बाद जो है आप इसका टोटल कीजिए। टोटल तो वैसे लिखा हुआ है, लेकिन मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि आपके थोड़ी प्रैक्टिस, आप मुझे देख के प्रैक्टिस कर लें। 18,000, फिर 50,000, फिर 2 लाख, 72,000, 26,000, 360, 34,000, 62,000 और 32,000। 9 लाख ये आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, 9 लाख रुपया। अल्लाह, मुझे झुका भी नहीं आता। ये 9 लाख आ गया, ठीक है, इसमें आ रहा है लिखना, आ गया। अब आपने क्रेडिट साइड का 58, 20, 40, 24, 2 10, 5 20, 12, 8, 6, 2, ये 9 लाख आ गया आपके पास। ये 9 लाख आ गया, यानी कि 9 लाख बराबर हो गया आपके पास 9 लाख उससे, और ये टोटल आपके पास टोटल रुपीस, ये 9 लाख आपके बराबर हो गया। तो ये ट्रायल बैलेंस बनाने का एक जो है तरीका है, जो कि मैंने आपको बताया, वो समझाया। और इसके अंदर जो जो चीज़ थी, अगर आप ये लेक्चर ज़रूर देख लेंगे तो आपको एक्रूट के बारे में, अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल के बारे में, और इनके ये जो है ना, तो अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बट इट्स ऑन यू कि आप देखें ना देखें। देखेंगे आपको फ़ायदा होगा, नहीं देखेंगे आपका नुकसान हो जाएगा।
क्योंकि थ्योरी आपकी जो है ना बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बेसिक थ्योरी की, ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल में, 70-80 जो है ना इस किस्म की जो है ना वो आइटम होंगे जिसके बारे में है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको उम्मीद है अब तो काफ़ी अच्छा खासा जो है ना वो बनाना आ गया होगा आपको, और होप के कंडीशन बेहतर होगी, और ये चीज़ों को जो है ना आप उतार के और अपने पास इसको ज़रूर फिर दोबारा बनाइएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है हम अगले लेक्चर में जो है आपसे मिलेंगे, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, सही है, माय चैनल, क्योंकि भाई तुम लोग इसको ग्रो करोगे, और एंड आई होप कि जो है जो बच्चे समझ रहे होंगे, इसको बच्चे ही हैं, बड़ों से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो जो बच्चे जो है ना समझेंगे दे विल सब्सक्राइब, ठीक है, इंशाल्लाह जो है डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।